कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैप वर्क भी पूछा जाता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम इसमें देखेंगे हमें किस प्रकार से क्या क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के रूप में देखने को मिलता है और उनका महत्व क्या है और हमारे देश के लिए उसका क्या योगदान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसी तरह से यहाँ पे जीवन रेखाएं इनको कहा गया क्योंकि अगर ये रेखाएं नहीं होंगी, रेखाएं अर्थात वायु मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, अगर ये नहीं होगा तो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसी भी तरह से विकास नहीं कर पाएगी। तो इसी को हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं अध्याय 7 में। यदि अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिदिन जीवन में अलग अलग सामग्री और सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं। यदि अगर हम बात करें तो हम डेली कई सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कुछ आसपास तो कुछ दूसरे स्थान से लाई जाती हैं और वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति स्थल से मांग स्थल तक पहुंचाया जाता है। हमने देखा कि हमारे आसपास जो वस्तुएं उपयोग में आ रही हैं तो कुछ तो हमारे आसपास ही मिल जाती हैं, लेकिन कुछ उसको दूर से मंगाना पड़ता है। इसी वजह से कुछ सेवाएं जो कि आपूर्ति स्थल तक मांग स्थल तक लेके जाई जाती हैं, मतलब वस्तुएं बना दी गई और जहाँ पे उनकी मांग है वहाँ तक उसको पहुँचा दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक ले जाता है उसी को व्यापारी कहा गया है। व्यापारी का अर्थ क्या है? तो व्यापारी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि परिवहन की सहायता से उपभोक्ताओं तक उनकी मांगी गई वस्तुओं तक पहुंचाया जाए। जैसे कि आज भी आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय एक टाइप का हमारा कौन है? वो हमारे सामान को जो हमने ऑर्डर किया है वो हमारे तक उसको प्लेस करता है, मतलब हमारे तक पहुंचाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो देश के विकास की गति और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। यदि देश का विकास अगर देखें तो वो किस पर निर्भर है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं उनमें कितना समय लग रहा है। यदि अगर आपकी ही बात करें तो आप क्या करो, एक ऑर्डर प्लेस करो। एक ऑर्डर आपने किसी चीज़ का ऑर्डर किया और वही चीज़ आने में लग जाए कितना, 10-15 दिन लग जाए, तो आप अगली बार उस साइट से तो ऑर्डर प्लेस नहीं करवाओगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो एक ऐसी साइट आपको पता चलेगी जिसमें आपने अभी ऑर्डर करा और विद इन आपको 2 आवर के अंदर आपका ऑर्डर आपको मिल गया। तो ये डिपेंड करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुएं पहुंचने में जो लगने वाला समय, अर्थात ये किससे संभव है? परिवहन अगर तेज होगा तो वस्तुएं जल्दी पहुंचेंगी, परिवहन अगर मान लो स्लो होगा या फिर धीरे होगा तो वो वस्तुएं इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाएंगी। इसी के चलते हुए फिर बाद में परिवहन का विकास, अगर परिवहन के विकास की अगर हम चर्चा करें तो परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो पाता है। जब तक संचार नहीं होगा, संचार मतलब आप जब तक उस किसी ऑर्डर को कॉल करके बुक नहीं करोगे या फिर ऑनलाइन जाके बुक नहीं करोगे, संचार नहीं करोगे तो वो ऑर्डर बुक नहीं होगा। तो इसी वजह से परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास से ही संभव है। इसलिए परिवहन और संचार व व्यापार एक दूसरे क्या है? पूरक है। पूरक अर्थात यदि परिवहन है, संचार नहीं है तो परिवहन संभव नहीं होगा। भारत अगर देखा जाए तो विशाल आकार, धर्म, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं वाला देश है, जिसके कारण इन सभी विभिन्नताओं के कारण भी एक दूसरे से लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। लेकिन हमने ये तो पढ़ा कि हम उत्पाद की बात करें या फिर हम परिवहन की बात करें, वो तो हमने देखा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं कि वस्तुओं का लाना ले जाना मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर निर्भर करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परिवहन के साधन। परिवहन के साधन में अगर देखें तो पहला हमारा स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। अगर हम बात करें स्थल की, स्थल में हमारा आता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल की बात करें तो जल की बात करेंगे आंतरिक जल परिवहन, मतलब कि जो एक देश के अंदर नदियों से होता है। दूसरा समुद्री जल परिवहन, जो कि हम एक देश से दूसरे देश के लिए जब व्यापार करते हैं तो उसमें हम समुद्र महासागरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वायुयान, वायु परिवहन की अगर बात करें तो वायु परिवहन हमें देखने मिलता है, एक तो होता है घरेलू विमान सेवा और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। लेकिन घरेलू विमान सेवा में भी इसको 2 भाग में विभाजित करा गया है, एक है सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरा है निजी विमान सेवा।
तो इसी से हमें पता चलता है कि किस प्रकार परिवहन किया जाता है और हमारे पास कितने साधन हैं परिवहन करने के। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो परिवहन की सहायता से बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था, क्योंकि हमारे पास पहले अलग अलग परिवहन साधन नहीं थे। जैसे कि पहले हमारे पास सिर्फ सिल्क रूट था, मतलब रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण व्यापार व परिवहन के क्षेत्र में अधिक वृद्धि देखने को मिली, कि जब विज्ञान बढ़ा, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तब हमें पता चला कि भाई परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार से वृद्धि हुई। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिसमें हम बात करेंगे परिवहन। परिवहन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन अगर देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्थल परिवहन में थोड़ा सा तुलना करेंगे रेल की, सड़क परिवहन की। स्थल परिवहन में सबसे पहले देखते हैं हम, भारत विश्व के सबसे अधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक जाल अगर देखा जाए तो किसके पास है सड़क जाल? भारत। तो जिसमें अगर देखा तो कितना 56 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर वहीं पर देखा जाए तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ, क्योंकि रेल तो भारत के अंदर बाद में आया 1853 में, 1853 में, लेकिन उससे पहले सड़क मार्ग था। लेकिन रेल परिवहन की तुलना में निर्माण और व्यवस्था में भी अधिक सुविधाजनक है। यदि अगर हम देखें तो रेलवे को समय लगता है, लेकिन सड़क को इतना समय नहीं लगता, ना तो उसे बनाने में ना ही मेंटेन करने में। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्वता क्या है? तो अभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो अब इसके लिए पढ़ते हैं। पहला इसमें बताया गया है कि रेलवे लाइन की तुलना में सड़क की लागत बहुत कम आती है। तो अगर सड़कों की अगर लागत की बात करें तो उसके निर्माण में, रख रखाव में, तो सड़कों की निर्माण लागत कम आती है किसकी तुलना में? रेलवे लाइन की। पहला। दूसरा, अगर हम सड़क की बात करें तो उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर भी बनाना संभव है। किसका? सड़क का। लेकिन रेलवे का उबड़ खाबड़ क्षेत्र में बनाना संभव नहीं है। सड़क परिवहन में अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम बात करें तो अधिक ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाना संभव है, लेकिन आप देखोगे ढाल और पहाड़ी क्षेत्र पर रेलवे का बनाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कम व्यक्ति तथा कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में लाभदायक है। कौन सा? सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से आप कम व्यक्ति हो, कम दूरी पे जाना चाहते हो और कम वस्तुओं के साथ जाना चाहते हो तो आपके लिए लाभदायक है। लेकिन सड़क मार्ग से अगर आप देखा जाए तो हम अधिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जिसके लिए हम आज भी रेलवे का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कम व्यक्ति हो, कम दूरी हो, कम वस्तुएं हो तो हमारे लिए लाभदायक होगा। आगे यह है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, कि एक व्यक्ति को, एक घर को अगर हम देखा जाए तो वो बाकी सभी चीज़ों से जो कनेक्ट कर पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्थल मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है जिसमें हम बात करेंगे सड़क परिवहन अन्य परिवहन जैसे सड़कों, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ने के लिए कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि अगर सड़क परिवहन के द्वारा हम रेलवे स्टेशन, वायु या समुद्री पत्तनों तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी और साधन से संभव नहीं है। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि सभी जगहों तक पहुंचना संभव हो। तो सभी जगहों तक पहुंचना संभव हमारा सड़क मार्ग के द्वारा देखने को मिलता है। हम देखेंगे जो हमारा सड़क परिवहन है वो क्या है। तो अब सड़क परिवहन की जब हम बात करेंगे तो सड़क परिवहन में हमें देखने को मिलेगा कि यदि अगर हम भारत में देखें तो भारत में सड़कों को, ठीक है, उनकी क्षमता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित कर रखा है? 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। महाराजमार्ग का मतलब ये ऐसे राजमार्ग हैं जो कि भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मतलब जो मेगा सिटीज़ हैं, उनको आपस में उनकी जो डिस्टेंस है उनको क्या करते हैं? कम करते हैं। इसी वजह से इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग और दूसरा क्या है? गलियारा। तो पहले पढ़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इन महाराजमार्गों की बात करें तो ये करते क्या है? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो आप जब इसको लिखोगे ऐसे मत लिखना दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नहीं। आपको इसको क्या लिखना है? सीक्वेंस में लिखना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये आपस में क्या करते हैं? ये
आपस में ये जो मेगा सिटीज हैं इनको जोड़ते हैं और इसी से किसका निर्माण होता है, एक चतुर्भुज का। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। लेकिन हमारे कुछ एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, गलियारा। गलियारा का काम क्या होता है, ये भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है और पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से। तो इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर श्रीनगर देखने को मिलेगा और बिल्कुल दक्षिणतम छोर पर आपको देखने मिलेगा कन्याकुमारी। तो इसको कहा गया उत्तर दक्षिण गलियारा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ये पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर और असम के सिलचर को आपस में जोड़ता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पश्चिम पूर्व गलियारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को दो भागों में विभाजित कर रखा है, कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग और दूसरा है गलियारा। इसी वजह से ये करते क्या है, जैसे कि आपको बताया गया था अभी, जिसमें इनका मुख्य काम क्या होता है, कार्य। महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी को कम करना होता है। ये भारत के इसका जो रखरखाव होता है वो कौन करता है, ध्यान रखना, इसका रखरखाव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी नेशन की। तो इसलिए इसको क्या काम है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI, अगर आपको किसी भी तरह से मान लो अगर हिंदी में याद नहीं इंग्लिश में याद है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप इसको भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर इंग्लिश में मत लिखना बस। इसी वजह से देखा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि भारत के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज जो है हमारे, या फिर हमारा जो गलियारा है, इसकी देखरेख करता है। लेकिन 6 में विभाजित कर रखा है, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि दूसरा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवेज। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखें तो यह देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि ये प्राथमिक सड़कें तंत्र माना जाता है, जिसका रखरखाव कौन करता है, CPWD मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो ध्यान रखना, केंद्रीय मतलब नेशनल के जो हाईवेज है, सुपर हाईवेज के लिए अलग है, लेकिन जो हाईवेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केंद्र की मतलब सेंटर की। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और आपने लोक निर्माण विभाग या PWD, जब आप कहीं रोड पे जा रहे होते हो, जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है, वहाँ पे लिखा भी होता है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो हमारे नेशन के हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंटर की। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको CPWD के नाम से जाना जाता है। ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। और आपको इसमें एक जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है, तो ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला, जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, GT रोड या फिर GT करनाल रोड या फिर हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जानते हैं, मतलब NH1। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि NH1 किन किन को आपस में जोड़ता है, तो आप ध्यान रखना दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। या फिर पूरा NH1 का पुराना नाम क्या है, तो आप याद रखना शेरशाह सूरी मार्ग। या फिर पूछ लिया जाता है शेरशाह सूरी मार्ग का संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे NH1। तो आपको ये इस तरह से पूछा जाता है। ध्यान रखना नेशनल हाईवेज जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, उनकी जो रखरखाव का जो जिम्मा होता है वो कौन करता है, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा जाता है कि बताया गया है कि राज्य राजमार्ग, अभी तक हमारा कौन सा था, राष्ट्रीय राजमार्ग, अब हमारा कौन आ जाता है अगला, राज्य राजमार्ग। अब ये राज्य राजमार्ग क्या है, तो राज्य राजमार्ग अगर देखें जिनको हम स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं, अब इनका काम क्या होता है, इनके कार्य की अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके कार्य में यह राज्य राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। यह है राज्य राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। इसकी व्यवस्था अगर देखा जाए तो उसके निर्माण का दायित्व कौन करता है, PWD तो आपको पता ही है, PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर लोक निर्माण विभाग। लेकिन ये करता कौन है, इसमें देखने को मिलता है ये सार्वजनिक निर्माण विभाग देखने को मिलता है कि जो राज्य का होता है। तो ध्यान रखना राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका क्या करता है, देखरेख करता है, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगला आता है जिला मार्ग। अभी जिला मार्ग क्या है, जिला मार्ग का मुख्य काम होता है कि जिला, अभी हमने देखा ना कि इसने क्या कर दिया, राजधानियों को जिले से जोड़ा। अब जिला भी तो किसी और को जोड़ेगा, तो जिला प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है कि जो एक जिले के जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं उसको जिला के जो मुख्यालय होता है उससे जोड़ने का काम किसका होता है, जिला मार्ग का। तो इनकी व्यवस्था कौन करता है, जिला परिषद। इनकी व्यवस्था कौन करेगा, जिला परिषद। अब अन्य सड़कें होती हैं,
अन्य सड़कें का काम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाता है अन्य सड़कों में। इसमें इसके विशेष प्रोत्साहन के लिए इसका कौन देखरेख करता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना इसका काम करती है। अगला नेक्स्ट आता है हमारा सीमांत सड़कें। अब ये सीमांत सड़कें कौन सी सड़कें होती हैं? इन सीमांत सड़कों की अगर बात करें तो इनका निर्माण या देखरेख सीमा सड़क गठन मतलब BRO, शॉर्ट में ब्रो कह सकती हो, इनका निर्माण देखरेख के लिए सीमा सड़क संगठन BRO किया जाता है। और BRO का जो निर्माण था या इसका स्थापना कब करी गई थी? 1960 में। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1960 में। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? उत्तर और उत्तर पूर्वी, हमारे भारत के जो उत्तरी वाला क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी, आप 9th क्लास में पढ़ा भी होगा अपने ऊपर में, हमारा जो हिमालयन रीजन है, जो बॉर्डर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए, हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, मतलब उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र, साथ बहने वाला क्षेत्र जो है, इसमें सड़कों का विकास करना इनका मुख्य कार्य होता है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी अभिगम्यता बढ़े और आर्थिक विकास में सहायता हो। क्योंकि पहले उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो आना जाना इतना नहीं था, लेकिन आज आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। इनफैक्ट आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी जा सकते हो, जिनका निर्माण कौन करवाता है? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण 1960 में किया गया। लेकिन ये तो हमने बात कर ली कि मुख्य रूप से सड़क मार्ग को हमने 6 भागों में विभाजित कर रखा है, लेकिन इसके आधार के अलावा भी हमने किसके आधार पर कि जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जो सड़क सामग्री के आधार पर भी हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला कौन सा है? पक्की सड़कें, और दूसरा कौन सा है? कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें कौन सी होती हैं? पक्की सड़कें वह सड़कें होती हैं जो कि 12 मतलब पूरे साल आप यूज कर सकते हो, जो किसकी बनी होती हैं? सीमेंट, कंक्रीट या फिर तारकोल की बनी होती हैं, चारकोल जिसको कहते हैं। दूसरा, कच्ची सड़कें किसकी बनी होती हैं? ये वर्षा ऋतु में, ठीक है, अनुपयोगी हो जाती हैं, क्योंकि इसको वर्षा ऋतु में हम इसका यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उदाहरण के तौर पर हमें दे रखा है ये किससे बनी होती हैं? मिट्टी आदि से निर्मित होती है। और आपको पता है वर्षा के क्षेत्रों में या फिर वर्षा ऋतु के समय हम मिट्टी वाली सड़कों का इतना सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि 6 के अलावा भी हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है, जिसको हमने देखने को मिलता है कि निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ के आधार पर। तो आपको ये याद रखना। अब सड़क परिवहन के बाद हमारा अगला आता है कौन सा? रेल परिवहन। और रेल परिवहन भी भारत के लिए क्या है? बहुत प्रमुख माना जाता है। रेल परिवहन, रेल परिवहन अगर देखें तो ये वस्तुओं तथा यात्रियों को प्रमुख साधन है। ये वस्तुओं को भी और यात्रियों को भी, दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, जिसमें ये रेल का प्रयोग व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करने में सहायक है। भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के लिए तीव्र गति से विकास करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। कि अर्थव्यवस्था और उद्योग और कृषि में जो तीव्र गति आई है वो रेलवे के कारण ही आई है। इसी प्रकार रेलवे को कितने 16 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना कितने? 16 प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेलवे जोन कितने हैं? 16। इसके अलावा रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं कि जहाँ पे हमारा रेलवे बनाना, रेलवे परिवहन को निर्माण करना संभव नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा जानकारी पता होनी चाहिए कि यदि अगर हम बात करें रेलवे की, तो भारत के अंदर पहली रेलवे जो लाइन थी, रेलगाड़ी थी, वो 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर तक की दूरी तय करती थी। तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कार्य में प्रमुख माना जाता है। उत्तरी मैदान में जो समतल भूमि या सहन जो जनसंख्या है, मतलब जहाँ पे जनसंख्या अधिक घनत्व देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में या फिर संपन्न कृषि या प्रचुर संसाधन के कारण विकास इसका हुआ है। यदि अगर हम बात करें तो भू आकृति, आर्थिक और प्रशासनिक कारक का तो प्रमुख है ही है, लेकिन इसके अलावा उत्तरी मैदान के अंदर भी देखें तो भूमि, ठीक है, जो हमारी सघन जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, या फिर संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण जो विकास हुआ है, उसमें भी रेलवे का प्रमुख कारण है। लेकिन असंख्य नदी, जो कि असंख्यक नदी हमारे पास है, असंख्य नदी के कारण पुल निर्माण में बाधाएं आती हैं। प्रायद्वीपीय में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, छोटी पहाड़ी और सुरंग आदि से गुजरते हैं। हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ
उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक आवासों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहाँ पे रेलवे निर्माण करने में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे लोग ही नहीं रहते तो रेलवे निर्माण करके वहाँ पे इतनी लागत लगा के फायदा क्या है। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में निर्माण करना कठिन है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदलीय भाग, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। वहीं पर अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर एक कोंकण रेलवे है, जो कि आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बना दिया गया है। पहले समस्या देखने को मिलती थी कि वहाँ पे क्या था, रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन फिर बाद में आवागमन और सुविधाजनक बना दिया गया। किसके लिए? यात्री और वस्तुओं के लिए। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि भूस्खलन और रेलवे ट्रैक का कहीं कहीं धंस जाना, ये यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस समस्या के समाधान के लिए कार्य किए जाते हैं समय से समय, ताकि किसी भी तरह की रेल दुर्घटना ना हो। लेकिन यही समस्या सिर्फ समस्याएं नहीं है, बल्कि कुछ समस्या अन्य समस्या भी हैं। जैसे कि रेलवे की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी समस्या में आता है बिना टिकट के यात्रा करना। आप लोग जानते ही होंगे। रेलवे संपत्ति को हानि और चोरी जैसी समस्याएं करना, कि होता है कि उसका सामान चुरा के ले जाते हैं रेलवे का, या फिर जंजीर खींचकर, जो उसकी चेन होती है उसको जहां मर्जी खींचकर अनावश्यक रूप से गाड़ी का रोकना। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि हमें उस समय पर देखने को मिलती है। फिर अगला आता है हमारा कौन सा? पाइपलाइन। तो रेलवे की समस्या थी जो सच में समस्या थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगला हमारा देखने को मिलता है पाइपलाइन। पाइपलाइन का आज हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं? पाइपलाइन अगर देखा जाए तो मानचित्र पर एक नया परिवहन साधन है, कि मानचित्र पर पहले से दर्शाया नहीं जाता था, हमने तो दर्शाया है। तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र में उसको पहले नहीं दर्शाया जाता था। पहले शहरों तथा उद्योगों में पानी के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्रों से गैस शोधशालाओं, उर्वरक व ताप विद्युत गृहों तक इनको लाया ले जाने में पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। गैस शोधनशालाएं मतलब जो कि हमारे गैस प्लांट होते हैं वहाँ की। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर लेके जाया जा सकता है। यदि अगर हम बात करें, ध्यान रखना है कि पाइपलाइन में हम दो ही चीज़ें लेके जा सकते हैं, या तो वो लिक्विड होगा मतलब तरल अवस्था में होगा, या फिर वो गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगा। यदि अगर हमें ठोस चीज़ भी कोई भी लेके जानी है तो उसे हमें पहले तरल अवस्था मतलब स्लरी में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम उसको तरल अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। लेकिन इनकी अगर बात करें तो इनको चलाने की जो लागत होती है वो बहुत न्यूनतम आती है, क्योंकि गैस पाइपलाइन या फिर हमारी जो लिक्विड पाइपलाइन है या फिर तरल पाइपलाइन जो हमारा देखने को मिलती है, इसमें किसी प्रकार की इतनी ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी मुख्यतम कितनी पाइपलाइन है हमारी? 3। तो 3 में अगर देखा जाए तो पहले तेल क्षेत्र, जो कि असम के गुवाहाटी से यूपी के कानपुर तक है। तो आप देखोगे यहाँ पर असम है, असम का गुवाहाटी से लेकर यूपी के कानपुर तक है पहली। दूसरी कौन सी है? गुजरात में सलाया से पंजाब के जलंधर तक। तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे गुजरात है, गुजरात का ये सलाया दे रखा है, और यहाँ पे पंजाब का जलंधर। तो ध्यान रखना इस पॉइंट से आपको इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो गुजरात से पंजाब के जलंधर तक दूसरी पाइपलाइन है। तीसरी हमारी किससे रिलेटेड है? गैस पाइपलाइन है। तीसरी हमारी किससे रिलेटेड है? गैस। तो ये देखने मिलती है गुजरात में हजीरा से यूपी के जगदीशपुर तक। तो गुजरात में हजीरा हमारा मुंबई के ऊपर की तरफ पड़ता है ये। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के हजीरा से ये होता हुआ कहाँ जा रहा है? यूपी के जगदीशपुर, मतलब नेपाल के थोड़ा सा नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पाइपलाइन का मैप है, कि जो कि पहले मानचित्र पे नहीं दर्शाया गया था लेकिन अब मानचित्र पे दर्शाया गया है, जिसकी वजह से हमने मानचित्र पे दर्शा दिया। तो ये तो हमारा था सड़क परिवहन। अभी तक हमने बात करी अपने रेलवे परिवहन की, पाइपलाइन की। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे जल परिवहन की, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगली जानकारी के लिए आप अगले पार्ट को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।